हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं? होप करता है सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे बेटा। ठीक है, आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सेकंड चैप्टर है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और यही जो चैप्टर है ये आपका बेस तैयार करेगा पूरे का पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है बेटा, तो ये करीबन 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में मैं इसको बना दूंगा और इसको देख लोगे, इसको पढ़ लोगे, उसके बाद से फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बेटा, तो हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, पहला जो इसमें पॉइंट आता है बेटा, पहला जो पॉइंट आता है उस शुरू ही होता है हमारा किससे बेटा? डोमेस्टिक टेरिटरी से। ठीक है, पहला ही पॉइंट शुरू होता है हमारे किससे बेटा? डोमेस्टिक टेरिटरी से। देखो, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट का जो बात होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें इंक्लूडेड रहता है कि हम होल की बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है। मतलब कि किसकी इनकम को हमको इंक्लूड करना है और किसकी इनकम को हमको इंक्लूड नहीं करना है। तो सबसे पहले हम अपने घर से ही शुरू करेंगे कि पहले हमको पता तो होना चाहिए कि हमारा घर है कहां पे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आता है जो उसी कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। पहले पॉइंट में इसमें कहता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी जो होती है ये बेटा पॉलिटिकल बाउंड्री, किसको बेटा? पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ साथ जियोग्राफिकल बाउंड्री को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब हो गया कि ऐसी बाउंड्री जहां पे हम पॉलिटिकली भी पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हों और जियोग्राफिकली तो जो हमारे पास है वो है ही। देखो, जैसे मान लो कि ये हमारे भारत का, अरे यार ठीक है, अब जैसा है देख लो, समझ लो। ठीक, ये हमारा भारत का मान लो कि एक हाफ इधर पार्ट है, पूरा बनाने में थोड़ा सा जानते ही हो, पाकिस्तान बॉर्डर बना देंगे। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है बेटा? ये जो एरिया है, ये एरिया है जो ये बॉर्डर्स लगे हुए हैं बेटा। ठीक है, ये क्या लगे हुए हैं? बॉर्डर्स लगे हुए हैं। ये हमारे किस में आता है? जियोग्राफिकल बाउंड्री में आता है बेटा। कि मतलब कि यहाँ पे हमारी बाउंड्री यहाँ पे खत्म हो जाती है जियोग्राफिकली, हमारा जो मैप है बेटा इंडिया का, वहां तक हम कंट्रोल कर पाते हैं। और प्लस इसके साथ पॉलिटिकली हम कहां तक कंट्रोल कर पा रहे हैं, प्लस इसके साथ हम पॉलिटिकली कहां तक कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो अब एग्जांपल देखो क्या हो गया। मान लो कि यहाँ पे एक सिचुएशन बोलते हैं कि यहाँ पे मान लो कि कनाडा है। ठीक है, वर्ल्ड मैप में जाओगे तो कनाडा यहाँ पड़ता है, इसी के ठीक नीचे कहाँ पड़ेगा बेटा? हमारा यूएसए पड़ता है। ठीक, यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, यहाँ पे हमारा क्या है बेटा? अरेबियन सी है। ठीक, अरेबियन सी है बेटा। ठीक, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल चला जाता है, उधर की बात छोड़ दो। ठीक, तो कहने का क्या मतलब हो गया? अब पॉलिटिकली कहां तक आप कंट्रोल कर सकते हैं? पहली बात तो ये समझना है कि पॉलिटिकली आप कहां तक कंट्रोल करेंगे, मतलब कि कहां तक आपके लीडर्स या आपकी चॉइस ऑफ रेसिडेंसी और कहां तक आपकी फॉलोइंग है पूरे के पूरे डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मान लो कि यहां इन दोनों ही जगहों पर हमारी कोई एक जहाज है जो एयर इंडिया की है। क्या है बेटा? एयर इंडिया की कोई जहाज है जो यहां और यहां चलती है। ठीक है बेटा, एयर इंडिया कोई जहाज है जो कनाडा से यूएस होके आती है या यूएस और कनाडा में चलती है। तो इसको भी हमारा पॉलिटिकली कंट्रोल हो रहा है क्योंकि यहां पे हमारी जहाज चल रही है, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। अगर हम इस इंटरनेशनल वाटर की बात करें, किसकी बात करें बेटा? इस इंटरनेशनल वाटर की बात करें, तो इस इंटरनेशनल वाटर में हमारे शिप्स भी होंगे बेटा, हमारा शिप्स भी होगा। भाई फिशिंग करने लोग जाते ही होंगे, समुद्र में जाते ही हैं फिशिंग करने। ठीक, उसके बाद यहां पे हमारा कोई एक ऑयल रिग होगा बेटा। ऑयल रिग का मतलब कि जहां से क्या निकाला जाता है? नेचुरल गैस वगैरह निकाली जाती हैं। ठीक है बेटा, या वेसल हो सकता है। उसके बाद एक कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये हो सकता है जहां पे डॉक को किया जाता है। शिप्स में अगर डिस्टेंस ज्यादा होती है तो वहां पे डॉक करने के लिए भी एक जगह बनाई जाती है, तो फ्लोटिंग एरिया भी हो सकती है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये भी हमारा किस में आ जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। ऑयल रिग भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा और जो तुम्हारा वेसल है ये भी तुम्हारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये दोनों तो इंक्लूड हुए, प्लस इसके साथ मान लो कि कनाडा में हमारी कोई क्या है बेटा? एम्बेसी है। क्या है? कनाडा में हमारी कोई एम्बेसी है। यहां पे भी जो डिप्लोमेट्स हैं, जो कॉन्सुलेट्स हैं, ये भी किस में आ जाएंगे बेटा? यहां पे जो एम्बेसी है वहां पे कोई इंडियन काम कर रहा है, ये भी किस में आ जाएगा? पॉलिटिकल बाउंड्री में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमको क्या दिखा यहां से? हमको 3 या 4 चीजें पॉइंट हमको समझ में आती हैं। एक,
पहली तो पॉइंट समझ में आती है कि अगर कोई शिप हो, अगर कोई एयरक्राफ्ट हो और वो ओन किया जा रहा हो किसके द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, और जो किसी दो देशों के बीच में वो काम कर रहा हो। जैसे मान लो कि मैंने यही एग्जांपल दिया कि एयर इंडिया कनाडा और यूएस में चलता है, तो यहां कनाडा और यूएस में अगर हमारी फ्लाइट जा रही है तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा बेटा, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो, कोई फिशिंग वेसल हो गया, कोई ऑयल रिग हो गई बेटा, कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो गया, ये भी किस में आ जाएगा, इंटरनेशनल वाटर में, तो ये भी किस में इंक्लूड हो जाएगा बेटा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा किसमें, डोमेस्टिक टेरिटरी में। कोई एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है, ठीक है, अगर किसी दूसरे देश में है, ठीक है, फिंड इन अ फॉरेन कंट्री में, ठीक है, फॉरेन कंट्री में हमारी एम्बेसी है, फॉरेन कंट्री में हमारी कॉन्सुलेट्स है बेटा, वो भी किस में इंक्लूड हो जाएंगे, तुम्हारी पॉलिटिकल टेरिटरी में। ठीक है बेटा, बात समझ में आई इसमें, ठीक। ये तो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। कौन कौन इंक्लूड नहीं होते हैं, देखो नॉट इंक्लूड में बात होगी, सिर्फ 2 ही या 3 ही पॉइंट्स में आता है। पहला होता है अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WHO हो गया और तुम्हारा UNO हो गया। दूसरा, बाहरी कंट्री की एम्बेसीज, बाहरी कंट्री की एम्बेसी हो गई, कॉन्सुलेट हो गए और मिलिट्री पर्सनल हो गए, ये भी इंक्लूड नहीं होते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो क्या क्या इंक्लूड हो गया तुम्हारा, ऐसे शिप्स, एयरक्राफ्ट जो इंडियन द्वारा ओन किए जाते हैं और वो बाहर किसी 2 देशों में काम कर रहे हों, ऐसे फिशिंग वेसल, ऐसे ऑयल रिग्स, ऐसे तुम्हारे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनल वाटर में हों, ऐसी तुम्हारी एम्बेसीज या कैंसुलेट जो बाहर हो, कनाडा यूएस में जो हमारी एम्बेसीज हैं बेटा, ये भी किस में इंक्लूड होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी में। क्या इंक्लूड नहीं होगा कि हमारी कंट्री में, जैसे अगर यहां की बात करूं कि यहां पे चाइना की एम्बेसी है, क्या है बेटा, चाइना की एम्बेसी है, तो ये इंक्लूड नहीं होगी। हमारा दिल्ली साइड में अगर चले जाओ तो यहां पे WHO का ऑफिस हो या UN का ऑफिस हो, UNO का ऑफिस हो, तो ये भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गई डोमेस्टिक टेरिटरी की बात। दूसरी तरफ इसी में कॉन्सेप्ट हमको सामने नजर आता है जिसको कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, इसी से सटा हुआ है। अब हमको पता करना होगा कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। किसी कंट्री में कोई नॉर्मल रेजिडेंट कैसे बन सकता है, अरे NRI वाला कॉन्सेप्ट, यहां से गए वहीं रह गए, वहीं शादी कर ली, वहीं ब्याह कर लिया, ठीक है, पापा कह रहे हैं कि चलो ठीक है आओ यहां तुम्हारी शादी करेंगे, नहीं पापा यहां गोरी हमको पसंद आ गई है, इसी के साथ जीवन बिताना है, ठीक, पता चला कि 2 साल बाद मार के भाग गई डेविड के साथ। नॉर्मल रेजिडेंट देखो, नॉर्मल रेजिडेंट कौन हो सकता है बेटा, कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, हो सकता है, ठीक है, ये दोनों ही इंक्लूड होंगे। इनकी सेंटर ऑफ इकोनॉमी लाई करती हो, लाई इन दैट कंट्री, उस कंट्री में इनकी सेंटर ऑफ इकोनॉमी लाई करती हो। कहने का क्या मतलब, तुम यहां पे पढ़ाई किए, तुमने अच्छा MBA किया, तुम 12th बढ़िया से पास हुए, तुमने MBA किया, तुम बाहर मान लो कि तुम स्विट्जरलैंड चले गए, ठीक, अब स्विट्जरलैंड में जाओगे तो वहां पे अगर तुम काम करोगे बेटा, वहां जो तुम पैसा कमा रहे हो, इसका मतलब ये तो है नहीं कि वहां तुम हवा में रहोगे, जमीन पे सोओगे, खाना ही नहीं खाओगे, पानी ही नहीं पियोगे, कोई किसी प्रकार का कोई पैसा खर्च नहीं करोगे। भाई वहां जाओगे तो एक रूम लोगे, एक गाड़ी लोगे, अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे, फोन लोगे, फोन का रिचार्ज कराओगे, बेसिक जो भी एमेनिटीज वहां पे तुम यूज कर रहे हो, तो वो पैसा तुम उस कंट्री में तो खर्च कर रहे हो। तो इसका मतलब कि तुम उस कंट्री में जो पैसा खर्च कर रहे हो, तो तुम्हारी जो इकोनॉमी है उस कंट्री में तो जा रही है। तो यहां पे यही शो करता है कि तुम वहां के क्या हो गए, नॉर्मल रेजिडेंट हो गए। बट इसके साथ एक कंडीशन ये है कि 1 ईयर का प्रोसेस पूरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, ये तो सारा हो ही रहा है, बट 1 ईयर इज मैंडेटरी, 1 ईयर इज मैंडेटरी, 1 साल या 1 साल से ज्यादा वहां पे तुमको काम करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक। मान लो कि तुम्हारा यूएस में नौकरी लग गया, यूएस में तुम हो, यूएस में तुम्हारी नौकरी लग गई, तुम्हारा 1 करोड़ का पैकेज हो गया, ठीक है। अब 1 करोड़ का पैकेज है तो तुमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा नहीं है। यूएस की अगर हम बात करें एवरेज इनकम तो बेटा $52,000 है, कितनी है, $52,000।
कहने का मतलब अगर 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू, अगर $85,000 हम मान लेते हैं तो 7 × 5 = 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपीज इज एवरेज पर एनम इनकम। तो बहुत ज़्यादा तो है नहीं। तुम तो यहाँ वहाँ पे एक नॉर्मल जो मैकेनिक होगा, एक नॉर्मल स्वीपर जो होगा, जो रजिस्टर्ड वर्कर हैं, वो $52,000 या $50,000 के आसपास कमा रहे हैं, यानी 35 लाख के आसपास कमा रहे हैं। तो तुम तो बहुत ज़्यादा कमा नहीं रहे हो। वो तो भौकाल दिख रहा है कि अरे 1.5 करोड़ मिल रहा है, हमारा बेटा लंदन में है, हमारा बेटा यूएस में है, 1.5 करोड़ कमाता है। अरे कुछ नहीं कमा रहा है, लाख 1.5 लाख डॉलर कमा रहा है, क्या कमा रहा है? कुछ नहीं कमा रहा है। ऐसा होता है कि 7 लाख 8 लाख डॉलर कमाता है, तब समझ में आता है कि हाँ लड़का हमारा कुछ कमा रहा है। तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है बेटा। अब वहां पे तुम मान लो कि तुम्हारी यूएस में नौकरी लगी, तुमने यूएस में नौकरी करना चालू किया, तो तुम वहां पे गए, तुम वहां पे घर ले लिए, तुम वहां पे गाड़ी ले लिए, तुम वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस करा लिए। तो ये सब क्या कर रहे हो? तुम पैसा वहां पे खर्च कर रहे हो ना। खाना खाने के लिए पैसा खर्च करोगे, फोन यूज करने के लिए पैसा खर्च करोगे, तो तुम्हारी सेंटर ऑफ इकोनॉमी कहां लाई कर रही है? वहां अमेरिका में लाई कर रही है या स्विट्जरलैंड में लाई कर रही है। प्लस तुमने 1 साल से ज्यादा काम किया वहां पे, तो तुम किस में आ जाओगे? नॉर्मल रेसिडेंट में आ जाओगे। अच्छा, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? डू नॉट इंक्लूड करेंगे। इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? पहला बेटा आता है टूरिस्ट। पहला क्या आता है? टूरिस्ट। दूसरा आता है ट्रैवलर। दूसरा क्या आता है? ट्रैवलर। तीसरा क्या आता है? स्टूडेंट। दूसरा क्या आता है? स्टूडेंट। चौथा क्या आता है? मिलिट्री पर्सनल। मिलिट्री पर्सनल। पांचवा क्या आता है बेटा? फॉरेन स्टाफ। ठीक। उसके बाद से छठा क्या आता है? बॉर्डर वर्कर। ठीक। उसके बाद से तुम्हारा क्या क्या आता है? क्रू मेंबर ऑफ अ वेसल। सातवां हो गया क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल। एंड द लास्ट वन इज सीजनल वर्कर। ठीक है बेटा, अब इसको पूरी तरीके से समझो। देखो, पहला क्या आता है बेटा? किसको किसको इंक्लूड नहीं करोगे? तुम यहां से थाईलैंड गए घूमने के लिए, थाई मसाज तुम इंक्लूड नहीं हो गए, थाईलैंड में नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कराओ। तुम यहां से ट्रैवलर हुए, जो लोग घूमते हैं डिफरेंट देश को, ठीक है, वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। तुम यहां से पढ़ने गए, इंक्लूड नहीं होगे, क्योंकि तुम वहां पे सिर्फ पढ़ाई करने गए हो, काम करने नहीं गए हो। तुम यहां पे क्या हो? मिलिट्री पर्सनल है। जैसे इराक में हुआ था, यूएस की जो मिलिट्री थी वो इराक में आई थी बेटा, तो वो ऐसा नहीं हो जाएंगे इराकी हो जाएंगे, ठीक, वहीं खेती उती करने लगे। उसके बाद से फॉरेन स्टाफ का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई एम्बेसी हुई, मान लो मैं इंडिया की ही बात करता हूं, इंडिया की एम्बेसी, इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन में अगर दिल्ली की बात करूं तो इंडिया में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO हो गया, UNO हो गया। इसमें कोई कनाडा का डेविड नाम का आदमी इस WHO या UNO में काम करता हो, किसमें काम करता हो? इस WHO और UNO में काम करता हो, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक। उसके बाद से कौन आते हैं बेटा? उसके बाद से बॉर्डर वर्कर आते हैं। बॉर्डर वर्कर का मतलब क्या हो गया बेटा? कि जो बॉर्डर पे काम करते हैं। मान लो कि यहां से बांग्लादेश की अगर हम बात करें या नेपाल की बात करें, तो ट्रांजिशन होता है, यहां से बसें नेपाल जाती हैं ना, यहां से तो बस नेपाल जा रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बॉर्डर पे तुरंत ड्राइवर बदल देंगे कि अब हम नेपाली चलाएगा गाड़ी। भाई वही ड्राइवर तो लेके चला जाता है नेपाल, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो नेपाली हो गया। तो बॉर्डर वर्कर भी आते हैं। ये थोड़ा ना कि नेपाल पहुंचे, बांग्लादेश में तो गोली मार दी गई कि अरे ये तो हिंदुस्तान का है, इसको यहां मत बुलाओ। क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन वेसल। मान लो कि मेरी कोई जहाज कनाडा जाती है सामान लेके, ठीक है, मेरी कोई जहाज मतलब शिप वाली जाती है कनाडा अपना सामान लेके। अब वहां पे ट्रांजिट करने में, सामान उतरवाने में, लदवाने में करीबन 1, 2, 3 महीने का टाइम लगता है। तो जो क्रू मेंबर होंगे बेटा, वहां पे वो वहां के नॉर्मल रेसिडेंट कनाडा के नहीं कहलाएंगे, ठीक। उसके बाद से आते हैं बेटा सीजनल वर्कर। सीजनल वर्कर कौन होते हैं बेटा? सीजनल वर्कर वो होते हैं जो सीजन में काम करने जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अरब कंट्रीज में लोग प्रोजेक्ट पे जाते हैं, वहां काम किया, 6 महीना 7 महीना काम किया और काम करके चले आए बेटा, तो ये लोग यहां पे इंक्लूड नहीं होते हैं। इसी के साथ 2 कॉन्सेप्ट हमको और नजर आता है। पहला कॉन्सेप्ट होता है बेटा जिसको हम कहते हैं क्या? सिटीजनशिप। पहला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? सिटीजनशिप का है। दूसरा कॉन्सेप्ट उसी से लगा हुआ है कि रेसिडेंसीशिप, ठीक। आओ देखते हैं।
अगर हम बात करें सिटीजनशिप की, किसकी बात करें बेटा, सिटीजनशिप की बात करें, तो सिटीजनशिप कहता है कि लीगल बाय द लॉ, लीगल बाय द लॉ ऑफ बर्थ। कहने का क्या मतलब हो गया बेटा कि मैं अगर इंडिया में पैदा हुआ, तुम यहां इंडिया में पैदा हुए, तुम्हारी बहन इंडिया में पैदा हुई, तुम्हारा भाई इंडिया में पैदा हुआ, तुम्हारे पापा इंडिया में पैदा हुए, जो भी तुम्हारे परिवार के लोग या पैदा होते हैं यहां पे, वो बाई लॉ, किसके द्वारा बेटा, बाई लॉ क्या हो जाते हैं, सिटीजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, सिटीजन हो जाते हैं। ठीक, यदि अगर पैदा भी नहीं हुए हैं, नॉन बॉर्न बेबी है, क्या है बेटा, जो यहां पे पैदा नहीं हुआ है, तो बाई लॉ उसको भी क्या मान लिया जाएगा, सिटीजन मान लिया जाएगा। कंफ्यूज मत होना, अगर कंट्री चाहेगी, गवर्नमेंट चाहेंगी, तो बाहर अगर किसी दूसरे देश में पैदा हुआ लड़का भी यहां पे सिटीजनशिप ले सकता है, अगर आप यहां पे पैदा नहीं हुए हैं तब भी। ठीक है, इसी के साथ लगा हुआ कॉन्सेप्ट आता है बेटा जिसको हम कहते हैं रेसिडेंसीशिप। रेसिडेंसीशिप, देखो रेसिडेंसीशिप और नॉर्मल रेसिडेंट में कोई फर्क नहीं है, दोनों में है, दोनों में सेम बातें हैं। इसकी भी सेंटर ऑफ इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, सेंटर इकोनॉमी कहां लाई करनी चाहिए, लाई करनी चाहिए कहां पे, दैट कंट्री में जहां पे आप बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे आपकी बिलोंग करनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर तुम लंदन में काम कर रहे हो और लंदन में ही पैसा खर्च कर रहे हो तो तुम वहां के रेसिडेंट हो सकते हो। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। एक आदमी एक कंट्री का सिटीजन भी हो सकता है और दूसरी कंट्री का रेसिडेंशिप भी हो सकता है। कहने का क्या मतलब हो गया कि मैं हूं, मैंने यहां से पढ़ाई की और मैं चला गया चाइना। ठीक, मैं चला गया चाइना, चाइना में जाके मैंने क्या किया कि वहां पे काम करना चालू किया, साल भर से ज्यादा काम किया, तो मुझे चाइना की रेसिडेंशिप मिल गई। क्या मिल गई, चाइना की रेसिडेंशिप मिल गई, प्लस उसके साथ मैं इंडिया का सिटीजन तो हूं ही। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक इंसान एक जगह का सिटीजन भी हो सकता है और दूसरी जगह का रेसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है बेटा, इसमें भी वही कंडीशन है, 1 ईयर वाला, 1 ईयर वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी है, 1 ईयर होना चाहिए। ठीक, अब इसी के साथ लगी हुई दूसरी बात आती है, उसको भी ध्यान से देखो। अब तो ये हमको डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बाद, सॉरी डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट, उसके बाद सिटीजनशिप और रेसिडेंसीशिप का तो मामला हमको समझ में आ गया। तो ये हमको पता करना होगा, क्योंकि भाई जो भी कमाई होगी वो हमको इसी के इर्द गिर्द तो देखना है कि कौन हमारा है जिससे हम पैसा ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात तो यही पता होना चाहिए ना कि किससे हम पैसा ले रहे हैं, वो हमारा है कि बाहर का है। तो उससे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन हमारा है और कौन बाहर का है, तो आपको ये बात पता चल गई। अब हम आते हैं इनकम के फैक्टर पे कि कैसे हम इनकम को जनरेट करते हैं। तो 2 तरह की इनकम होती है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा आपको देखने को मिलेगी। पहली जिसको आते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम, क्या कहते, सॉरी फैक्टर इनकम। पहली क्या होती है बेटा, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब क्या हो गया कि फैक्टर इनकम फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट की बात करता है। अब ये किस चिड़िया का नाम है, आओ देखो। पहला कॉन्सेप्ट इसमें आता है, देखो 4 तरीके की फैक्टर सर्विसेज होती हैं, 4 तरीके के फैक्टर सर्विसेज होती हैं। लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और इंटरप्रेन्योरशिप होता है बेटा। ठीक है, 4 तरीके के क्या होते हैं, फैक्टर सर्विसेज होते हैं। इन्हीं 4 फैक्टर सर्विसेज के बदले हमको 4 चीजें मिलती हैं। लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर के बदले वेजेस मिलते हैं, कैपिटल के बदले हमको इंटरेस्ट मिलता है और इंटरप्रेन्योरशिप के बदले हमको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अच्छा, इसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट। ये हो गया हमारा फैक्टर सर्विसेज। अब देखो ये जो है बेटा, इसको हम अर्निंग कॉन्सेप्ट में लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, अर्निंग कॉन्सेप्ट में लेते हैं। इससे हम पैसा अर्न हो रहा है, तो ये किस फैक्टर में आ जाएगा, अर्निंग कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। ये क्या होता है बेटा, ये होता है यूज फॉर प्रोडक्शन। किसके लिए होता है, यूज फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है और ये तो अर्निंग कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे, अगर कहीं फैक्ट्री बैठती है तो वहां पे लैंड की जरूरत पड़ेगी, हवा में तो बैठाएंगे नहीं। काम करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, पैसा लगाने के लिए कैपिटल चाहिए, और जो बिजनेस कर रहा है उसको एंटरप्रेन्योर तो कहोगे ही कहोगे। ठीक, तो इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या किया, उसने एक प्रोडक्ट तैयार किया। तो उसने एक प्रोडक्ट तैयार किया। दूसरा एग्जाम्पल लो कि तुमको लगता है कि तुम बिस्किट की फैक्ट्री खोलने जा रहे हो।
ठीक है, तुमको लगा कि भाई बिस्किट में हम अच्छा काम कर रहे हैं, तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, तुम कुकिंग बहुत अच्छी करते हो, सॉरी बेकरिंग बहुत अच्छी करते हो, तो तुमको लगा कि हम बिस्किट की एक फैक्ट्री डाल सकते हैं। उसके लिए तुमको एक लैंड की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए एक लेबर, उस लैंड पे फैक्ट्री डालोगे, उसमें लेबर की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए, बिना लेबर का तो होगा नहीं, अकेले तो तुम कर नहीं पाओगे, पैसा चाहिए उसको चलाने के लिए, और तुमको क्या कहा जाएगा, एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का इस्तेमाल करके तुम क्या कर रहे हो, एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो। ठीक, दूसरी तरफ जिसने उस जमीन दी तुमको, वो तुमसे क्या लेगा, रेंट लेगा। ठीक है, जो लेबर तुमसे काम करवा रहे हो उसको तुम क्या दोगे, वेज दोगे। कैपिटल लगाओगे तो धीरे धीरे उस कैपिटल के बदले तुमको इंटरेस्ट मिलता है, मिला, और एंटरप्रेन्योरशिप हो, धंधा कर रहे हो, तो उसका मजा प्रॉफिट का ही तो है। तो ये क्या हो गया बेटा, अर्निंग कॉन्सेप्ट। इसको हम कहते हैं बेटा बाइलैटरल। क्या कहते हैं, बाइलैटरल। बाइलैटरल है मतलब कि एक के बदले दूसरा मिल रहा है, दूसरे के बदले पहला मिल रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से, एक तरफ जा रहा है और एक तरफ आ रहा है। इसी से लगा दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं बेटा ट्रांसफर इनकम। क्या कहते हैं, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम होती है बेटा यूनिलैटरल। क्या होती है, यूनिलैटरल होती है, एक तरफा होती है, एक तरफा। बात समझ में आई, क्या होती है, एक तरफा होती है। देखो कैसे, मान लो कि कोई चमन नाम का व्यक्ति था, चमन नाम का व्यक्ति था, क्या था बेटा, चमन नाम का व्यक्ति था। ये दुबई में काम करता था, दुबई में काम करता था, नौकरी करता था। ठीक, शादी फादी कुछ हुई नहीं थी, कुछ से कोई मतलब नहीं था। दुबई में इसने क्या किया कि दुबई में इसने घर बनवा लिया था। दुबई में इसने क्या कर दिया, घर बनवा लिया था। इसका कोई था नहीं, तो अब एक दिन ये गाड़ी से जा रहा था, गाड़ी से जा रहा था और सामने पेड़ में लड़ गया। ठीक है, गाड़ी से गया और सामने पेड़ में लड़ गया। चमन का काम 25 हो गया, चमन का काम 25 हो गया, मतलब कि ये इनको भगवान से कनेक्ट हो गए। ठीक, जब वरासत हुई तो चमन ने इंडिया में किसको बेटा, इंडिया में इनका एक भतीजा था जिसका नाम था बाबा। ठीक, अब इसने क्या किया कि चमन ने अपना जो घर था वो किसको दे दिया, बाबा को दे दिया। ठीक, क्या बाबा ने चमन को कुछ दिया, कुछ नहीं दिया। बाबा को तो मिल गया घर ना, चमन के मरने के बाद बाबा को ये घर मिल गया कि नहीं मिल गया। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, तुम्हारे चाचा वहां पर रहते हो, यूएसए में थे। कहां थे बेटा, यूएसए में थे। वहां से तुमने क्या किया, एप्पल का फोन गिफ्ट किया तुमको। क्या किया बेटा, एप्पल का फोन क्या किया तुमको, गिफ्ट कर दिया। ठीक, किसको, आपको। ठीक, अब क्या इस फोन के बदले तुमने चाचा को कुछ दिया, नहीं दिया। तुमको तो ये फोन मिल गया, इसका मतलब ये एक तरफा है, मतलब कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, तो सिर्फ पॉइंट बी से फिर पॉइंट ए तक नहीं आता है। मतलब सिर्फ हम दे रहे हैं, हमको उसके बदले कुछ मिल नहीं रहा है। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा जैसे बेटा स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है बेटा। ठीक, गिफ्ट हो गया, ओल्ड एज पेंशन गिफ्ट हो गया। तो ये सब क्या होते हैं बेटा, ट्रांसफर इनकम होते हैं, यूनिलैटरल इनकम होते हैं, मतलब कि एक तरफ गया, उधर से कुछ आया ही नहीं। ठीक है, तो यहां तक के लिए आज तक हो गया आपका। इसका मैं सेकंड पार्ट बता दूंगा। सेकंड पार्ट में बेटा कुछ बचा नहीं है, इसके बाद वही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और फाइनल गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया और कैपिटल गुड्स, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, होप लगे तो, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर और करो यार। मोहब्बत, ये जो दिल का जुड़ाव है थोड़ा बने। ठीक है, चलिए बेटा, ओके बाय।